हेलो एवरीवन, फिर से एक बार मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर। आपको पता ही है, इससे पहले हम अपने 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। उनके जितने भी पार्ट्स थे वो अपलोड हो चुके हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आपको वीडियोस देखनी है, चैप्टर समझना है, तो अभी आप जाकर देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पे ही वो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो लास्ट टाइम हमने यूनियंस वाला चैप्टर किया था, राइट। नाम था उसका सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि चैप्टर नंबर 5। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो चैप्टर्स के नंबर्स हैं ना, वो पुरानी एनसीईआरटी में और नई एनसीईआरटी में अलग थलग दे रखे हैं। तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। जो आपकी न्यू एनसीईआरटी में नंबरिंग दे रखी है चैप्टर की, वो आपका एकदम सही नंबरिंग है सीरीज़ वाइज। हो सकता है कि मैंने जो पुरानी एनसीईआरटी के नंबर्स की मतलब नंबर के बिहाफ पे आपके चैप्टर्स के नंबर दिए हों, जैसे चैप्टर नंबर 4 हो गया आपका, 2 हो गया, तो उसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी वीडियो की, जो आज हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जो आपको मेरी वीडियो में जितनी भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी ना, वो टोटली बेस्ड आपको एनसीईआरटी बुक से मिलेगी। एनसीईआरटी के बाहर से इसमें आपको एक वर्ड भी नहीं मिलेगा। तो ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हो सकता है कि इसी वीडियो में से आपको फाइनल में देखने के लिए मिल जाए क्वेश्चन। आपको छोटे क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं, बड़े क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि आप मेरे साथ जुड़े रहे इस वीडियो के ख़त्म होने तक। यदि आपको कोई इशू होता है, क्वेरी होती है, आप वो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम आप देख ही सकते हैं कि समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें हम एक एरिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा दक्षिण एशिया है। इसमें जितने भी देश आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनकी जो लोकतांत्रिक प्रणाली है वो कैसी है, वहाँ पे लोकतंत्र का कैसा समर्थन है, वहाँ की जो जनता है उनके बीच में कैसे संघर्ष हैं, कैसे नहीं हैं, गृह युद्ध क्या है वहाँ पर। तो इन सभी मुद्दों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सीबीएसई द्वारा इस चैप्टर में आपको टोटल 5 देश दे रखे हैं, जिनके बारे में आपको एकदम डीप वाइज पढ़ना है। तो ये हमारा पहला पार्ट है इस वीडियो का, इस चैप्टर का पहला पार्ट है। ये जो आपका चैप्टर है, इसके टोटल 3 पार्ट आएंगे, जिसमें ये आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। मेरी बात मानिए, ये चैप्टर इतना बड़ा है नहीं, ये चैप्टर बहुत आसान है। अगर आप इसको एक कहानी की तरह याद कर लोगे तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होने वाली है आपको पढ़ने में, याद करने में, क्योंकि जो भी इसकी स्टोरीज़ है ना, ये एकदम कहानी की तरह है। आपको बस एक बार सुनोगे तो याद हो जाएगी, कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम अपने 2 जो देश हैं उनको कवर करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश, कि इन दोनों के बीच में क्या विवाद हैं, यहाँ पे जो लोकतंत्र है वो कैसा है। मतलब हम इसके पूरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इसकी भौगोलिक स्थिति से लेकर इसकी अर्थव्यवस्था तक। तो इसमें हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम ही दक्षिण एशिया है, तो सबसे पहले मेन बात ये आती है कि दक्षिण एशिया एक्चुअल में क्या है, उसके अंदर कौन से देश आते हैं, उसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है। तो चलिए मैं आपको एक बार छोटा सा इंट्रो ही दे देती हूँ। तो अगर आप देखेंगे कि जो आपका दक्षिण एशिया है हम इसको सर्वश्रेष्ठ कह सकते हैं, क्योंकि जो इसका उत्तर का एरिया है वहाँ पे आपको हिमालय पर्वत देखने के लिए मिल जाएगा। और जो आपका पूर्व का एरिया है, यहाँ पर आपको बंगाल की खाड़ी देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप पश्चिम में जाएंगे यानी कि इस तरफ, तो आपको यहाँ पे अरब सागर देखने के लिए मिल जाएगा। और लास्ट में जो आपका साउथ वाला एरिया है, यहाँ पर आपको हिंद महासागर देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो एरिया है वो अपने आप में ही इतनी सारी विविधताओं से भरा हुआ है कि इसके बारे में जानने में आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है। और अगर हम बात करें कि दक्षिण एशिया में आने वाले देश कितने हैं, तो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और ये जो आपका मालदीव है। मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगी, मैंने यहाँ पे 5 देश इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में ही 5 देश हैं। वैसे तो इसमें शायद 7 देश आते हैं, मैं अगर नाम बता देती हूँ आपको: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। लेकिन हमें सिर्फ जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं वो हमें सिर्फ 5 देश दे रखे हैं। पहला पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा आपका श्रीलंका है और चौथा नेपाल, पांचवा आपका मालदीव। तो हम इन पांचों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि दक्षिण एशिया में तो 7-8 देश आते हैं, लेकिन मैंने 5 क्यों लिख रखे हैं,
क्योंकि मैंने इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि वो वाले देश आपके नहीं दे रखे सिलेबस में। इन 5 देशों को छोड़कर भी वो जो 2-3 देश हैं वो शामिल है जो आपके सिलेबस में नहीं है। आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए उनके नाम याद रख सकते हैं, जैसे आपका अफ़गानिस्तान हो गया, भारत भी नहीं दे रखा हमें सिलेबस में, तो आप ये 2 याद रख लीजिए, भूटान, भारत और जो अफ़गानिस्तान है आपका, ये 3 देश हमें सिलेबस में नहीं दे रखे, हमें सिर्फ 5 देश पढ़ने हैं। तो चलिए देखते हैं। अब दक्षिण एशिया की जो भौगोलिक स्थिति है, मैंने आपको थोड़ा सा इसका इंट्रो बताया था, अब आप अगर देखकर इसे समझेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा इसमें लिखा भी हुआ है कि 7 देश यानी आपका भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार किया जाता है। इन 7 देशों को इंगित करने के लिए हम एक पर्टिकुलर वर्ड यानी कि दक्षिण एशिया का यूज़ करते हैं, क्योंकि इन दक्षिण एशिया में ही ये सारे देश समाहित हैं। लेकिन अब इसमें अफ़गानिस्तान और आपका जो म्यांमार है, इनको भी शामिल किया जाता है। एक टाइम था जब इन दोनों देशों को शामिल नहीं किया जाता था, तो इसमें इतना कंफ्यूज होने वाली बात है नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान आपके सिलेबस में ही नहीं है और ना ही म्यांमार, और यहाँ तक कि भारत और भूटान भी आपके जो सिलेबस में नहीं है। तो आप सिर्फ आपका 5 जो देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका, इन्हीं पर फोकस करते हैं। तो आगे देखते हैं। अगर मैं आपको इसकी भौगोलिक स्थिति बताऊं, मैंने स्टार्टिंग में आपको एक थोड़ी सी इसकी ब्यौरा दे दिया था, लेकिन अब देखते हैं। इसके उत्तर में आपको पर्वत श्रृंखला देखने के लिए मिल जाती है, जो आपका एवरेस्ट है, हिमालय पर्वत। दक्षिण में आपको यहाँ पे हिंद महासागर देखने के लिए मिलेगा, और जो आपका पश्चिम में आपको अरब सागर देखने के लिए मिलेगा। अगर आप पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको बंगाल की खाड़ी देखने के लिए मिलेगी। तो ये दक्षिण एशिया का जो हमारा एरिया है, इसमें ये 4 आपको विशेषताएं देखने के लिए मिल सकती है। ये आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है आपके एग्ज़ाम्स में। या ऐसे पूछ लेगा कि दक्षिण एशिया किन देशों को इंगित करता है, इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनके अंदर जो देश हैं उनके नाम बताइए, उनकी प्रणालियाँ बताइए कि उनकी लोकतांत्रिक प्रणालियाँ कैसी है, कौन से देश में लोकतंत्र है, कौन से में नहीं है, कौन से में धर्म गुरुओं का राज है। तो ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक स्टेप आगे लेते हैं। चलिए, अब जो हमारा दक्षिण एशिया है, यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको तनाव देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर एरिया में गृह युद्ध की संभावना रहती है। तो कुछ देशों में यहाँ पे लोकतंत्र जो होता है वो खतरे में रहता है हमेशा। वो कैसे? तो चलिए देखते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भाव, शत्रुता, आशा, निराशा तथा पारस्परिक शंका और विश्वास के साथ साथ सभी आपको गुण देखने के लिए मिल जाएंगे जो इन देशों में बसते हैं। वो कैसे? नज़र फरमाइए। क्योंकि जो आपका भारत और आप श्रीलंका को देखेंगे तो यहाँ पे आपको पूर्ण जो लोकतंत्र है वो स्थापित होता हुआ दिखाई देगा। आपको याद ही होगा जब हमारा 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और 1948 में जब हमारा श्रीलंका आज़ाद हुआ था, तो उस टाइम से लेकर अभी तक हम दोनों देशों का अगर कंपैरिजन करें, डिफ्रेंशिएट करें इन दोनों के बीच में, तो लोकतंत्र आज भी पूरी तरह से कायम है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है सरकार को चुनने के लिए। जनता अपनी भागीदारी भी दिखाती है और यहाँ का जो शासन होता है वो सभी हितों के लिए कार्य करता है, ना कि अपना भला करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं लोकतंत्र के। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण एशिया में लोकतंत्र के 2 ऐसे देशों का नाम बताइए जहाँ पर पूर्ण बहुमत तरह से लोकतंत्र स्थापित है, समर्पित है जनता द्वारा, तो आप कहेंगे भारत और आपका श्रीलंका। और वहीं यदि हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखें तो यहाँ पर आपको दक्षिण एशिया के 2 ऐसे देश देखने के लिए मिल जाएंगे जहाँ पर कभी लोकतंत्र होता है तो कभी सैनिक शासन। मतलब यहाँ पर जो आपका लोकतंत्र है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्परेरी रहता है। कभी आपका सैनिक शासन आ जाता है तो कभी आपका लोकतंत्र आ जाता है, कभी यहाँ पे आपको जनता की भागीदारी देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये दो देश ऐसे हैं जहाँ पर ये सत्ता के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। इनके बीच में आपको कहीं भी थोड़ी सी भी एकता देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो आगे देखते हैं। जो आपका नेपाल है, यहाँ पर पहले आपको राजा का शासन देखने के लिए मिल जाएगा। ये पहले एक राजतंत्र था। आपके नेपाल में 2006 तक राजतंत्र था। राजतंत्र होता है राजा का शासन। लेकिन 2006 के बाद जब यहाँ पे माओ वगैरह के जो लोग थे उन्होंने राजा के खिलाफ मोर्चा खोला, तो राजा को इनकी जो संविधान वाली जो
शर्त थी वो माननी पड़ी। उसके बाद यहाँ पर 2006 के बाद क्या हुआ, लोकतंत्र आ गया और आपका मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था, मतलब यहाँ भी राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन अब ये भी जो हमारा मालदीव है वो भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपको हर देश में लोकतंत्र की कुछ ना कुछ छवियाँ देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे भारत और पाकिस्तान में तो पूर्ण बहुमत के साथ जो आपका लोकतंत्र है वो स्थापित है। पाकिस्तान और जो आपका बांग्लादेश है यहाँ पर लोकतंत्र है लेकिन कम है और यहाँ पे सैनिक शासन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। आपका नेपाल है वो 2006 तक जो राजतंत्र था, जिसके बाद ये लोकतंत्र में बहाल हो गया। फिर आपका जो मालदीव है वो 1968 तक आपको सल्तनत के रूप में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये अब भी एक लोकतांत्रिक देश है। तो चलिए आगे देखते हैं। इनके लोकतंत्र के अनुभव से यह भ्रम टूट गया कि लोकतंत्र सिर्फ विश्व के धनी देशों में नहीं फल फूल सकता। इस लाइन का मतलब मैं अगर आपको बताऊं, जो आपका विदेश है वो ये कहता है कहीं ना कहीं कि जो पिछड़े देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो इतने डेवलप नहीं हैं, उनके अंदर जो लोकतंत्र की भावना है वो पनप ही नहीं सकती, लोकतंत्र आ ही नहीं सकता। जो आपका लोकतंत्र नाम की चिड़िया है ना, वो सिर्फ एक ही मतलब उन देशों के पास रह सकती है जो विकासशील ना हो, विकसित हो, जैसे अमेरिका हो गया आपका। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भ्रम टूट चुका है कि देश चाहे जितना ही गरीब हो, कितना ही अमीर क्यों ना हो, लोकतंत्र हर जगह समा सकता है। तो इस लाइन का मतलब ये था। यदि मैं आपको एक फन फैक्ट बताऊं ना, तो आप जो सिलेबस में आपको देश दे रखे हैं पढ़ने के लिए कि आपको इनकी प्रणालियों के बारे में पढ़ना है, तो हमने इन सभी जो दक्षिण एशिया के देश हैं इन सभी में हमने एक सर्वे करवाया था, जिसमें सर्वप्रथम जो आपकी पसंद थी वो लोकतंत्र को माना गया था। तो ये आपको एक नंबर में फन फैक्ट देखने के लिए मिल सकता है, या ये हो सकता है कि आपको वैकल्पिक क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल जाए। आपको बता देंगे कि दक्षिण एशिया में कौन सा सर्वे कराया गया था जिसके बिहाफ पर 4-5 ऑप्शन दे दिए जाएंगे कि आपको किन पाँचों में से किसकी पसंद को ज़्यादा माना गया था। तो इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, इसमें कोई इतना ध्यान देने वाली बात है नहीं, बस आप इसको अपने दिमाग में रखिए, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। तो चलिए अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला है पाकिस्तान। यहाँ पे पहले सेना शासन था और फिर कैसे लोकतंत्र में बदल गया। मतलब कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पर इसमें सेना शासन था, सैनिक शासन था। उसके बाद जो है लोकतंत्र आता रहा जाता रहा। आज भी वहाँ पे जो लोकतंत्र है वो कायम नहीं है, वो टेम्परेरी है, वो कुछ टाइम के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता है। वो क्या था क्या नहीं था, तो चलिए देखते हैं। आपको याद होगा यहाँ सबसे पहले जो आपके जनरल आए थे अयूब खान। जब हमारा जो भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था तो वहाँ की अगर हम पहले प्रमुख माने पाकिस्तान के, तो वो अयूब खान थे जिन्होंने अपनी सरकार बनाई। लेकिन इनके शासन के खिलाफ जनता का जो गुस्सा था वो भड़क उठा था, जिसकी वजह से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया। मे बी इन्होंने कुछ ऐसी नीतियाँ पारित कर दी थी कि सरकार के हित में ज़्यादा शक्तियाँ होंगी, ना कि जनता को इतनी ज़्यादा शक्तियाँ या फिर आप कहें तो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तो इस बात पे जो वहाँ की जनता थी उन्होंने इसे नापसंद कर दिया। फिर इसके बाद जो आपके जनरल याहिया खान हैं, इन्हीं के टाइम पे जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है, जो आपका पूर्वी पाकिस्तान है अब बांग्लादेश, उसकी घटना सामने आई थी। फिर यहाँ पर इन्होंने अपनी बागडोर संभाली। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान आपको बांग्लादेश संकट, जो कि 1971 की घटना है, वो देखने के लिए मिली थी, जिसमें 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। इन्हीं के शासनकाल में हुआ ये सारा काम। युद्ध क्यों हुआ था? क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था, जो आपका पश्चिमी पाकिस्तान है वो पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू भाषा को थोपता था। लेकिन जो आपका पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश है वो कहीं ना कहीं जो बंगाली भाषा है उसको अपनी कहे तो बोलचाल में ज़्यादा उपयोग करता था, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान को पसंद नहीं था। तो इसके चलते क्या हुआ कि उन्होंने यहाँ पर अपने जो रीति रिवाज है वो थोपने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद जो आपकी बांग्लादेश की जनता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, जिसके बाद क्या हुआ कि बांग्लादेश ने आपका भारत से मदद मांगी। भारत ने मदद कर दी। उस टाइम पे इतने ज़्यादा लोगों को शरण दी जा रही थी भारत में, लगभग आप माने तो 80 लाख लोगों को भारत ने शरण दी थी। इसी पर जो है पाकिस्तान गुस्सा आ गया। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान कह रहा था कि हमारा युद्ध अगर उनसे है तो तुम बीच में क्यों कूद रहे हो। तो उसी टाइम पर आपका 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था।
फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जुल्फ़िकार अली भुट्टो देखने के लिए मिल जाएंगे कि निर्वाचित सरकार जो 1971 से 1977 तक कायम रही। यहाँ पे निर्वाचित सरकार से मतलब है कि ये लोकतांत्रिक सरकार थी, इनको जनता द्वारा नियुक्त किया गया था। यह जो इनकी सरकार थी वो सैनिक शासन से हटकर थी, क्योंकि इनका जो चुनाव था वो जनता द्वारा किया गया था। तो इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। आगे नज़र डालते हैं। फिर आपका जो 1977 आता है, यहाँ पर फिर एक इंसान आए जो आपको जिनके आगे जनरल दिख रहा है ना, वो सारे आपको धर्मगुरु दिख जाएंगे। ये जितने भी जनरल हैं ये कोई भी आपका लोकतंत्र का समर्थक नहीं है। इन्होंने क्या किया कि जो आपकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की है उनकी सरकार गिरा दी। फिर लोकतंत्र समर्थन आंदोलन के कारण 1988 में, यानी कि जो आपका जनरल ज़ियाउल हक हैं आपके, ये सैनिक शासन से थे, तो इनकी नीतियाँ जनता को पसंद नहीं आई, जिसके बिहाव पर जनता ने इनके खिलाफ शासन आक्रोश छेड़ दिया, युद्ध छेड़ दिया, धरना पर उतर आए, जिसके बाद इनको 1988 में अपनी सीट छोड़नी पड़ी। उसके बाद क्या हुआ कि जो बेनज़ीर भुट्टो है ना आपके, उनकी लोकतांत्रिक सरकार बनी। मतलब जनता की पसंद से बेनज़ीर भुट्टो की 1988 में वहाँ पे सरकार बनी। फिर आप देखेंगे आगे, फिर 1999 में फिर से सेना ने दखल दिया और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया और अपनी सत्ता हथिया ली। फिर क्या हुआ, लोकतंत्र के बाद फिर से सेना शासन आ गया जनरल परवेज़ मुशर्रफ का, जिन्होंने वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे 1999 में नवाज शरीफ को हटा दिया। फिर 2001 में परवेज़ मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में खुद कर लिया। मतलब वहाँ पे कोई जनता की भागीदारी नाम की चीज़ ही नहीं थी, इन्होंने खुद ही अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कर लिया। उसके बाद 2008 से लेकर अभी तक जो भी वहाँ पे नेता चुने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा चुने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा आपको सेशन देखने के लिए मिल जाएगा कि यहाँ पे लोकतंत्र आता तो है लेकिन बहुत छोटे समय के लिए आता है। ज़्यादातर तो यहाँ पे सैनिक शासन ही रहता है, जो कि किसी भी देश के लिए एक अच्छी बात नहीं है। और अब एक आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि जो पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी न रहने के कारण क्या हो सकते हैं। तो चलिए कारण भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो आपके धर्मगुरु वगैरह होते हैं ना, बड़े बड़े भूस्वामी अभिजन, इनका क्या होता है, दबदबा होता है सत्ता के ऊपर। ये क्या लालच दिखाते हैं कि यदि आप हमें सत्ता देंगे तो हम आपको मुद्रा देंगे। तो इसी लालच में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो आपको लोकतंत्र है वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन बहुत कम मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। ज़्यादातर तो यहाँ पे आपका जो सैनिक शासन है वो ज़्यादा रहता है। तो एक बार पढ़ भी लेते हैं। यहाँ पर आपको सेना शासन, धर्मगुरु और जो बड़े भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा देखने के लिए मिल जाएगा। इसी कारण वहाँ पर कई बार जो सरकार निर्वाचित हुई है उनको गिराकर फिर से सैनिक शासन वाले आ गए हैं। यहाँ पे निर्वाचित सरकार से मतलब है वो सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई हो। भारत की इसके साथ तनातनी हमेशा बनी रहती है पाकिस्तान के कारण, जिसके कारण वहाँ सेना समर्थक ज़्यादातर जो समूह है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि वहाँ पे यदि कोई भी सैनिक शासन का यदि वहाँ पे कोई भी सैनिक शासन दल का नेता प्रयुक्त होता है तो वो कहीं ना कहीं पहले भारत की आप कहें तो बुराई करेगा, जिसके बाद वहाँ की जनता की नज़रों में वो ऊंचा बनेगा, उसके बाद वो शासन करेगा। तो वहाँ पे कुछ ऐसा चलता है। अगला देखिए, सेना समर्थक समूह दलील देते हैं कि यहाँ के राजनीतिक दल और लोकतंत्र में खोट है। ऐसा वहाँ के जो नेता वगैरह है उनका कहना है, बल्कि वहाँ के जो आप कहें लोकतंत्र में खोट नहीं है, वहाँ के नेताओं में ही खोट है कि वो पैसों के लिए ना कभी लोकतंत्र को पूरी मात्रा में वहाँ पर स्थापित होने देते हैं और ना ही खुद पूरी तरह से शासन कर पाते हैं। यहाँ राजनीतिक दल आप देखिए तो बहुत ज़्यादा भ्रष्ट हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, सिर्फ मुद्रा कमाने के बिहाव पर वो यदि सत्ता में आते हैं तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए। यहाँ पे इसलिए आपको जो है लोकतंत्र देखने के लिए नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं। पाकिस्तान में लोकतंत्र शासन को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त नहीं है, क्योंकि अमेरिका और अन्य पश्चिम देश अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। अब आप देखेंगे कि जो हमारा पाकिस्तान है वो एक देश है जिसके पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं, उसकी जो आप कहे तो
दोस्ती है वो इतने बाहर वाले देशों से नहीं है, जिसकी वजह से जो इसके सेना शासन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और वहाँ पे लोकतंत्र आ नहीं पाता। इन देशों को विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद का डर लगता है। जो आपका अफ़गानिस्तान वगैरह हो गया, काबुल वगैरह हो गया, वहाँ पे आपने देखा ही होगा कि वहाँ पे कितने बड़े-बड़े आपको आतंकवादी संगठन देखने के लिए मिल जाएंगे। अब इस लाइन का मतलब ये है कि यदि पाकिस्तान किसी विदेशी देश से दोस्ती करेगा और यदि उन दोनों के बीच में खटास हो जाती है, तो क्या होगा कि जो यहाँ के विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवादी संगठन है वो कहीं ना कहीं उन देशों पर आक्रमण कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो देश पाकिस्तान से दोस्ती करते नहीं हैं। इसकी वजह से वहाँ पे जो आपको लोकतंत्र है वो देखने के लिए मिलेगा नहीं। इन देशों को इस बात का भी डर रहता है कि कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियार कहीं इन आतंकवादी समूह के हाथ ना लग जाए और उनके ऊपर आक्रमण वगैरह हो जाए। आपको याद ही होगा कि अमेरिका के ऊपर जो 9/11 का हमला है वो हुआ था, वो भी किसी आतंकवादी संगठन द्वारा करवाया गया था। तो आप एक रीज़न ये भी देख सकते हैं कि बाहर के देश पाकिस्तान से दोस्ती करने से इसलिए भी कतराते हैं क्योंकि जो इनके सैनिक शासन है, जो इनके आतंकवादी संगठन है वो इतने ज़्यादा प्रबल हैं कि कोई भी इनकी आड़ में आएगा तो वो देश जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। तो ये हमारे पाकिस्तान के बारे में था। पाकिस्तान में स्थायी लोकतंत्र ढांचे का मार्ग प्रशस्त करने में लोकतंत्र समर्थक के जो दो कारक है वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। वो कौन से हैं? यहाँ स्वतंत्र और साहसी प्रेस है, मतलब कि यहाँ की जो प्रेस है उस पर कोई पाबंदी नहीं है कि वो जो आपकी सरकार है उसके खिलाफ कुछ छाप नहीं सकता। वहाँ की जो प्रेस है उसको पूरी आज़ादी है, वो किसी के बारे में भी कुछ भी बोल सकता है। तो इसलिए हम यहाँ की जो प्रेस है उसको साहसी बोल सकते हैं। यहाँ मानवीय अधिकार आंदोलन काफ़ी मजबूत है, मतलब जो वहाँ के लोग हैं, निवासी हैं पाकिस्तान के, वो कहीं ना कहीं अपने जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स, अपने मौलिक अधिकार हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा सशक्त हैं। वो बहुत ज़्यादा आप रेजोल्यूट रहते हैं, आप कहें तो दृढ़ रहते हैं अपने अधिकारों के लिए। तो ये हमारा पाकिस्तान था। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि जो हमारा भारत और पाकिस्तान है, इनके बीच में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से इनके बीच में कभी आपको दोस्ती जैसा कुछ भी देखने के लिए मिलेगा नहीं। वो क्या है क्या नहीं, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। मैंने इसमें वैसे आपको 4 बता रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक जोड़कर बताती हूँ। जो आपका पहला नदी जल विवाद है, आपको याद ही होगा कि इस जो आपका सिंधु नदी जल समझौता हुआ था इन दोनों देशों के बीच 1960 में, जो कि विश्व बैंक द्वारा करवाया गया था। इस मुद्दे को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या तनतनी हमेशा बनी रहती है। फिर आपको जो सीमा विवाद आता है, कश्मीर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत ज़्यादा आपको कहें तो विवादित मुद्दा रहा है। दोनों देशों के बीच में ये बहस हमेशा चलती रहती है कि जो हमारा कश्मीर है वो हमारे एरिया में आता है तो वो हमारा है ना कि तुम्हारा। तो ये आप सीमा विवाद में पढ़ सकते हैं इसे। पाकिस्तान जो है कश्मीर पर अपना दावा करता है कि वो मेरा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर एक युद्ध भी हुआ था, आपको याद ही होगा। इसमें कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान ने कब्जा लिया था। तो ये आपका पहला सीमा विवाद है। फिर आपका आता है सर्करिक रेखा विवाद। आपको पता ही होगा जो आपका गुजरात का कच्छ रण का इलाका है, वहाँ पे कोई सर्करिक रेखा को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद है इन दोनों देशों के बीच में। फिर आपको आतंकवाद एक जो पीढ़ी है वो देखने के लिए मिल जाएगी। आतंकवाद भारत और पाकिस्तान के बीच एक विवाद से भरा हुआ मुद्दा है, बहुत बड़ा कारण है एक मुद्दे का, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत विरोधी जो गतिविधियां होती हैं उन सभी को बढ़ावा किसके रूप में दिया जाता है? आतंकवादियों के रूप में। आपको ये आप देखेंगे कि जो भारत है वो कहीं ना कहीं ये बोलता है कि यहाँ पे जितने भी हमले होते हैं वो कहीं ना कहीं जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो पाकिस्तान के द्वारा दिया जाता है, जो भी आतंकवादी हमला करते हैं भारत के ऊपर। तो ये तीसरा था आपका कश्मीर वाला। मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं उन दोनों कश्मीर को लेके विवाद है कि दोनों बोलते हैं ये मेरे अंडर आता है तो ये मेरा इलाका है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये भारत का ही इलाका कह सकते हैं, क्योंकि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ के जो राजा थे, मेरे को राजा का नाम याद है नहीं, उन्होंने हमारे से मदद मांगी थी ना कि पाकिस्तान से, भारत से मदद मांगी थी ना कि पाकिस्तान से। उस टाइम पर भी भारत ने इनकी बहुत मदद करी थी, जिसके बाद जो है कश्मीर खुशी खुशी हमारा जो है भारतीय संघ में शामिल हो गया था। तो ये कुछ मुद्दे थे
जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा तनतनी बनी रहती है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि यदि आपसे पूछ लिया जाए कि हमारे जो पाकिस्तान के साथ कितने बार युद्ध हुए हैं, तो टोटल 4 बार हो रखे हैं। जो पहला युद्ध हुआ था आपका 1947 से लेके 1948 तक, जो आपका कश्मीरी मुद्दा है कि दोनों में विवाद है, ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, तो इस चक्कर में यहाँ पे कश्मीरी मुद्दे पर आपका युद्ध हुआ था 1947 से लेके 1948 तक। फिर आप दूसरा युद्ध देखेंगे जो पाकिस्तान का बिन बताया आक्रमण था 1965 में। फिर जो आपका तीसरा है आपका पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश जब एक स्वतंत्र देश बन गया था उस टाइम पर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है युद्ध हुआ था, क्योंकि शरणार्थी इतनी बड़ी संख्या में भारत में शरण ले रहे थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया। चौथा आप देखेंगे 1999 का जो आपका कारगिल युद्ध है, ये भी हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो ये आपके 4 युद्ध हैं जो आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में मेरे को नहीं लगता कभी दोस्ती हो सकती है, क्योंकि ये हमेशा लड़ते ही रहते हैं। और हाल फिलहाल में भी आप देखते रहोगे न्यूज़ में कि पाकिस्तान की तरफ से आपको ड्रोन मिल जाएगा कि वो कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए ड्रोन के द्वारा कैमरा भेजते हैं। तो ये सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा इन दोनों देशों के बीच में। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक 4 युद्ध हो चुके हैं, परंतु जो हमारा कश्मीरी मुद्दा है वो अभी तक भी अनसुलझा है। भारत पाकिस्तान के बीच तनतनी जो है वो अभी भी बनी रहती है, क्योंकि ये दोनों देश एक दूसरे को समर्थन देते नहीं हैं, जिसकी वजह से मेरे को नहीं लगता ये दोनों कभी आपस में दोस्त बन पाएंगे। मैं माफ़ी चाहूँगी, इस स्लाइड में थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट आगे पीछे हो गई हैं, जिसकी वजह से ये अच्छे से शो नहीं हो रहा है। एक्चुअल में ये परमाणु प्रशिक्षण है कि भारत और पाकिस्तान द्वारा जो आपका परमाणु प्रशिक्षण है वो कब किया गया था, मैं बता देती हूँ। 1998 में आपका जो भारत है इसने अपना प्रशिक्षण किया था पोखरण में। जो आपका पोखरण है वो राजस्थान में है। उसके बाद जो हमारा पाकिस्तान है इसने अपना जो परमाणु प्रशिक्षण किया था वो चगाई की पहाड़ियों में किया था। 1998 के बाद ही इसने कर दिया था, लेकिन भारत के बाद किया था, पहले भारत ने किया था। अब आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारा पाकिस्तान और जो भारत है ये दोनों आपस में क्या एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत और पाकिस्तान की सरकार एक दूसरे पर अक्सर बहुत सारे आरोप लगाती रहती है। पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए आरोप, हिस्से की रणनीति जारी रखना, मतलब वो जितने भी समझौते वगैरह होते हैं वो सिर्फ पेपर तक सीमित रहते हैं, भारत उनको कभी फॉलो नहीं करता, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। कश्मीर में आतंक फैलाना, जबकि जो भी वहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि भारत इनको प्रशिक्षण हथियार वगैरह दे रहा है, ऐसा पाकिस्तान का कहना है। आतंकवादियों को धन, प्रशिक्षण और हथियार देना, खालिस्तान समर्थकों को समर्थन देना, मतलब कि उसने यहाँ पे सीधा सीधा नाम नहीं लिया है, लेकिन वो फिर भी ये कहता है कि भारत जो भी कार्य करता है उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। भारत पर पाकिस्तान द्वारा लगाए गए आरोप, भारत अपनी खुफिया एजेंसी द्वारा सिंध और बलूचिस्तान में समस्या को हमेशा भड़काता रहता है, ऐसा पाकिस्तान बोलता है। तो ये कुछ मुद्दे थे जिनके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो प्रणाली है वो कैसी है, प्रबल है नहीं है, वहाँ पे जो लोकतंत्र है वो कैसा है कैसा नहीं है, ये सब हमने पढ़ा। अब आपका नेक्स्ट आता है बांग्लादेश, जो पहले आपका पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, जो कि 1971 में युद्ध के बाद बांग्लादेश के नाम से स्थापित हो गया और अब ये एक स्वतंत्र देश है। ये भारत का पड़ोसी देश कहते हैं हम इसे। अब आपके सामने क्वेश्चन आता है कि हम इसकी जो कहानी है पूरी स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि यहाँ पे लोकतंत्र आया कैसे, ये बना कैसे, क्या मुद्दे थे यहाँ पर ऐसे कि एक नया पाकिस्तान बनाना पड़ा। तो चलिए देखते हैं। आपको याद होगा जब हमारा भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हो गए थे, उस टाइम पर ना 2 पाकिस्तान बनाए गए थे। एक तो आपका जो है पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया था और एक तरफ आपका पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जब भारत आज़ाद हो रहा था, 2 हिस्से हो रहे थे देश के, तो ज़्यादातर जो आपके पाकिस्तानी लोग हैं ना वो इन 2 एरियाज़ में आपको देखने के लिए मिल गए थे। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा संख्या में इन 2 क्षेत्रों में वो निवास कर रहे थे, जिसकी वजह से 2 पाकिस्तान बनाने पड़े। पहला आपका पश्चिमी था और दूसरा आपका पूर्वी पाकिस्तान था। पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ये 2 पाकिस्तान बनाए गए थे, जिसे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है पूर्वी पाकिस्तान को।
जिसे आज हम एक स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, वो कभी ना कभी वो एक समय पर पूर्वी पाकिस्तान के रूप में संबोधित किया जाता था, जिसे 1971 में आज़ाद करवा दिया गया भारत द्वारा। बंगाल और असम के हिस्सों को विभाजित कर कर जो आपका बांग्लादेश है इसको बनाया गया था। यह आपको जो 6th वाला पॉइंट है ये आपको MCQ में देखने के लिए मिल सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। आगे देखते हैं। अब हम ना स्थिति पढ़ते हैं कि 1947 से लेकर 1971 तक, यानी कि भारत के आज़ाद होने से लेकर बांग्लादेश के एक स्वतंत्र राज्य देश बनने तक की जो कहानी है पूरी, वो क्या थी, वो क्या नहीं थी, चलिए देखते हैं। 1947 से लेकर 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का एक हिस्सा था, जो कि 1971 में अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया था। उस वक्त जो हमारा बांग्लादेश है उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों पर कुछ विरोध थे, कुछ कारण थे, जिसकी वजह से इन दोनों में विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गया था। जो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान है, इस साइड वाला, जो आज के टाइम में पाकिस्तान है, वो वहाँ के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, दुर्व्यवहार करता था, जिसकी वजह से वहाँ के जो लोग थे उनके बीच, जो हमारे बांग्लादेश के लोग थे उस टाइम पर, कहीं ना कहीं उनके मन में बहुत सारी खटास आ गई थी, जिसकी वजह से उनके बीच में युद्ध वगैरह हो गया था। फिर पाकिस्तान द्वारा उन पर जबरन जो आपकी उर्दू भाषा है वो थोपी जाती थी, जो कि बांग्लादेश को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन जो उस टाइम का आपका पूर्वी पाकिस्तान, वो बंगाली संस्कृति के साथ हो रहे अत्याचार के कारण वो बंगाली संस्कृति को अपनाने में ज़्यादा रुचि रखता था, ना कि उर्दू भाषा को बोलने के चक्कर में। तो बंगाली संस्कृति के साथ हो रहे इस अत्याचार को लेकर राजनीतिक सत्ता में समुचित हिस्सेदारी की जो है वो मांग होने लग गई। उसके कारण फिर क्या हुआ कि जो हमारा बांग्लादेश है उसने अलग अलग देशों से कहीं ना कहीं मदद मांगनी स्टार्ट कर दी कि हमारे ऊपर जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो हर चीज़ को लेकर दबदबा जमा रहा है, हमारे ऊपर अपनी जो भाषा है उसे हमारे ऊपर थोप रहा है, लेकिन हम उनकी भाषा को फॉलो नहीं करना चाहते। हम बंगाली संस्कृति के साथ खुश हैं, लेकिन वो हमें जीने नहीं दे रहा है, कुछ ऐसा, जिसकी वजह से आप आगे देखेंगे क्या हुआ। अब पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ जब पूर्वी पाकिस्तान ने ढाबा बोल दिया, विरोध वगैरह कर दिया, तो उसके परिणाम क्या आए। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ जो भी विरोध हो रहा था उसका जो नेतृत्व किया था आपका अवामी लीग के प्रमुख जो आपके शेख मुजीबुर रहमान हैं, इन्होंने इस जो युद्ध का आप कहें तो इस क्रांति का नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में आ सकता है, शेख मुजीबुर रहमान ने किया था। उन्होंने पूर्वी क्षेत्र के लिए स्वतंत्रता की मांग की, मतलब कि अपनी मांगें रखी देश के सामने कि हमारे साथ ऐसे अत्याचार ना किए जाएं, हम जो संस्कृति फॉलो करना चाहते हैं हमें वही करने दिया जाए, हमारे ऊपर दबदबा ना बनाया जाए किसी भी चीज़ का। फिर 1970 में चुनाव हुए और जो हमारा अवामी लीग है वो पूर्वी पाकिस्तान की बहुत सारी सीटों पर विजय हो गई, जीत गई। फिर क्या हुआ, 1970 में चुनाव करवाए गए जहां पर जो आपकी अवामी लीग थी वो पूर्वी पाकिस्तान में बहुत सारी सीटों पर जीत चुकी थी। फिर अवामी लीग को समर्पूर्ण पाकिस्तान के प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत प्राप्त हो गया, परंतु सरकार ने इस सभा का जो अधिवेशन है उसको बुलाने से इनकार कर दिया था। अब क्या हुआ था, जो अवामी लीग थी वो पूर्वी पाकिस्तान में बहुत सारी जो है सीटें जीत गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार थी उन्होंने यहाँ पर अधिवेशन बुलाने से इनकार कर दिया था। विरोध करने पर मुजीबुर रहमान है जो आपका, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। उसके बाद अब क्या हुआ था कि सत्ता में तो वो लोग आ चुके थे, लेकिन जो है उनको स्वायत्तता नहीं दी जा रही थी, उनको फिर भी वैसा ही व्यवहार किया जा रहा था उनके साथ जैसा चुनाव से पहले किया जा रहा था। इससे बड़ी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत में पलायन कर रहे थे, मतलब कि प्रवास कर रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत में शिफ्ट हो रहे थे। इससे भारत के सामने बहुत बड़े शरणार्थियों की जो है आप कहे तो समस्या खड़ी हो गई। भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए आज़ादी की मांग का समर्थन किया और उसे सैन्य और जब का वित्तीय पैसे से संबंधित जितनी भी सहायता हैं वो दे दी। इसके बाद परिणाम स्वरूप 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया।
फिर इस युद्ध का अंत पाकिस्तान सेना के आत्मसमर्पण और बांग्लादेश का जो आपका निर्माण है इसके साथ ख़त्म होता है। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कहीं ना कहीं बांग्लादेश के निर्माण में भारत का एक बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उस टाइम पर जब पाकिस्तान उन पर दबदबा जमा रहा था तो कोई भी ऐसा देश नहीं था जो उनकी मदद करी। और 1971 में जो आपका बांग्लादेश है वो एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया, देश के रूप में स्थापित हो गया। मतलब स्वतंत्र होने के बाद जो हमारा बांग्लादेश है, वहाँ की जो स्वतंत्रता राजनीतिक प्रणाली है वो कैसी रही कैसी नहीं रही, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित कर दिया। जिसके बाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन करके वहाँ पर क्या था, जो आपकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है उसको लागू कर दिया था और अपनी पार्टी को मतलब एक जीवंत पार्टी बता के सारी पार्टियों को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। फिर 1975 में क्या हुआ कि जो आपका सेना है वहाँ की जनता ने उसके खिलाफ बगावत वगैरह कर दी, जिसके बाद जो शेख मुजीबुर रहमान है वो सेना के हाथों मारे गए। उसके बाद जो आपका 1975 है, यहाँ पे एक नया शासक आया, जिया उर रहमान। इन्होंने फिर जो अपनी सत्ता को संभाला, लेकिन जो इनका शासन था वो कहीं ना कहीं सैनिक शासन था। यहाँ पे जनता की भागीदारी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये वाले आपको शासन नेता देखने के लिए मिलेंगे, इनकी जितने भी आप कहें पॉलिसीज़ वगैरह होती थी वो इनके खुद के बिहाफ पर होती थी, ना कि जनता के बिहाफ पर। उसके बाद क्या हुआ, जिया उर रहमान की हत्या के बाद वहाँ पर जनरल जो इरशाद हैं आपके HM इरशाद, वो आए। ये भी कहीं ना कहीं सैनिक शासन से ही आए थे। यहाँ पे जनता की कोई भी भागीदारी नहीं थी, इनको जनता द्वारा नहीं चुना गया था, इन्होंने खुद को कहीं ना कहीं नेता के रूप में नियुक्त कर लिया था। आप देखेंगे जहाँ पे जितने भी नेताओं के सामने जनरल लग रहा है ना, वो सारे सैनिक शासन से संबंध रखते हैं अपना, ना कि जनता के बिहाफ पर। आगे देखिए, लेकिन जल्द ही बांग्लादेश की जनता ने लोकतंत्र के समर्थन के आंदोलन में अपनी भागीदारी दिखाई और यहाँ पे लोकतंत्र को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलने लग गया, जिसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो गया। इसी लोकतंत्र समर्थक आंदोलन के कारण 1990 में आपको जो इरशाद को राष्ट्रपति का जो पद है वो छोड़ना पड़ा था, क्योंकि ये सैनिक शासन से संबंध रखते थे, ना कि जनता से। फिर 1991 में चुनाव के बाद यहाँ पर बहुदलीय चुनाव शासन पर आधारित प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र को कायम कर दिया गया और यहीं से जो आपका बांग्लादेश है वो एक लोकतंत्र देश के रूप में स्थापित हो गया। अब आपको कुछ मुद्दे देखने के लिए मिल जाएंगे जिस पर भारत और आपका बांग्लादेश है वो उनके बीच में कुछ सहमति भी है और कुछ विवाद भी हैं। दोनों एक दूसरे पर बहुत सारे आरोप भी लगाते हैं, तो बहुत सारी सहमति भी है इनके ऊपर। देखते हैं, जो इन दोनों देशों के बीच में सहमति है वो ये है कि आर्थिक संबंध बहुत मजबूत है इन दोनों देश के बीच में। जो ट्रेड होता है आपका वो बहुत बड़े आप कहें तो लेवल पर होता है। बांग्लादेश भारत की पूर्व चलो की नीति का हिस्सा है जो भारत द्वारा स्टार्ट करी गई थी। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मामलों में सहयोग है इन दोनों देशों के द्वारा। यहाँ पे जो आपका व्यापार है इसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम असहमति की बात करें तो यहाँ पर जो आपका गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जल है, इन दोनों को लेकर विवाद है कि दोनों देशों में ये तनतनी रहती है कि ये दोनों नदी हमारे देश से बहती हैं, तो ये इनका जो जल है वो भी हमारा ही है। भारत में अवैध बंगाली रह रहे हैं 1971 से। जो भारत विरोधी कट्टर इस्लामी जमात हैं वो कहीं ना कहीं भारत को समर्थन नहीं देते हैं। म्यांमार को बांग्लादेश के रास्ते से प्राकृतिक गैस का निर्यात ना होने देना यह बांग्लादेश द्वारा लगाया गया भारत पर एक आरोप है। भारतीय सेना का पूर्वोत्तर भारत में जाने के लिए अपने इलाकों से रास्ता ना देना, यह भी बांग्लादेश का एक आरोप है जो भारत के ऊपर लगाया गया है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने आपके दो जो देश हैं उनके बारे में पढ़ा। पहला आपका पाकिस्तान, दूसरा आपका है बांग्लादेश। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा कि इनकी जो प्रणाली है वो कैसी है, इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, इनके बारे में हमने पढ़ा। जो आपकी सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम बचे हुए आपके जो 3 राज्य है देश है उनको कवर करेंगे, जिसके बाद क्या है कि जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय, टेक केयर।